Hello, good morning, students. Today we will begin the second chapter, that is Lost Spring. The book is same, Flamingo. In this chapter, we will study how the children are exploited. Exploitation, which means taking undue advantage of someone. किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी से जरूरत से ज्यादा काम करवाना, all this come under exploitation. तो इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों से वो काम करवाया जाता है जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जो उनको नहीं करना चाहिए, और आगे चल के उनकी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वक्त से पहले ही वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, बूढ़े लगने लगते हैं, एंड ऑल्सो बहुत कोई काम तो ऐसा होता है कि विच इज हैजार्डस टू देयर हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सो दिस वी हैव सीन नियर बाय, अपने भी आसपास अगर आप देखिएगा तो आपने देखे होंगे कि गरीब घर के बच्चे जो हैं वो मजबूरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हर एक चीज से जो उनको बचपन में मिलनी चाहिए उससे डिप्राइव हो जाते हैं, वो चीजें उन लोग को नहीं मिल पाती है। जैसे एजुकेशन प्राइमरी थिंग है, एजुकेशन जो कि उन लोग को मिलनी चाहिए, लेकिन गरीबी की वजह से वो नहीं स्कूल्स में जा पाते हैं और पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती। अल्टीमेटली उनके आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज अ डोर टू सक्सेस, यू कैन से। आगे चल के सक्सीड करने के, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए वी नीड एजुकेशन. So these children are deprived of education, and as a result they cannot change their condition. So from the chapter's name you can understand Lost Spring. Lost matlab खोई हुई, spring is a season which denotes happiness, खुशी, umang. And these children, they do not have happiness in their life. They lose all the happiness, joy. Those things are lost in their childhood. So that is why we get the name Lost Spring. The author is Anees Jung. Anees Jung is an Indian writer. ये इंडियन राइटर है. शी स्टडीड इन हैदराबाद, फिर जाके अमेरिका में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो दे वर राइटर्स, एंड अल्टीमेटली शी आल्सो बिकेम अ राइटर. तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो स्टोरीज इसी मेन बुक जो है उनका है लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी दो स्टोरीज हैं. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. स्टोलन चाइल्डहुड दैट मीन्स वो बचपन जो उन लोग से चुरा लिया गया, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना बचपन खो दिया. सो फर्स्ट वी बिगिन with the first story. जो पहली स्टोरी है वो है साहिब आलम की. साहिब आलम, here I've already have written साहिब आलम, और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड यूनिवर्स. यूनिवर्स. तो उसका नाम देखो क्या है, साहिब आलम, पूरे जहां का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स पूरे जहां का वो मालिक है, लेकिन इस बेचारे की कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब है. ज्यादातर हम लोग अपना माइक को म्यूट करके रखिए, जब कुछ बोलना हो तो बोलिए, तब उसको अनम्यूट करके बोलना है. ऐसे अगर आप उसको अनम्यूट करके रखिएगा तो उधर से भी आवाजें आती रहेंगी और उससे क्लियर आपको सुनाई नहीं देगा, औरों को भी नहीं सुनाई देगा. इसलिए माइक्स को थोड़ा म्यूट ही करके रखिएगा. सर इसका थोड़ा बढ़ा दीजिए, उधर गर्मी लगती है. So we begin the chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. So the topic of this lesson, or you can say the main sentence like we had taken in the previous chapter also, कि जो essence है पूरा उसका chapter का, story का, that is sometimes I find a rupee in the garbage. हम लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद में क्या करते हैं? कूड़े को
हटा देते हैं, घर से लिख बाहर फेंक देते हैं, है ना, घर से बाहर फेंकते हैं। तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि जानवर उसमें लगे रहते हैं, और कभी कभी देखा होगा कि कोई एक आदमी या कोई बच्चा पीठ पे एक बोरी लेके और उसके अंदर चुन चुन के कुछ डालते हैं। तो ये जो बच्चा है साहेब, हाथ में 7 विकेट, ये भी यही काम करता था। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया टीम 24 रन ही बना सकी। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार बॉलिंग। उधर से अपना माइक को अनम्यूट कीजिए, मैच मेजबान बांग्लादेश जो इधर बोलना है तब आप उसको अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो म्यूट रखिए माइक। अरे हिंदी रुके रघुनंदन तिवारी अपने माइक को, हाँ वेरी गुड, जब बोलना रहे तभी अनम्यूट कीजिए, नहीं तो इधर आपका क्लास डिस्टर्ब होती है। So this first story is of a child who tries to find a rupee in the garbage. जो garbage means कूड़ा, कूड़े कचरे में से जो कुछ कुछ ढूंढ के निकालता है, जिसको बेच के शायद उसको कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी मिल जाता है। And this may not be an earning which may add to the family. कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा ही कुछ ढूंढना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ताकि वो अपनी फैमिली के इनकम को थोड़ा इंक्रीज करें, सप्लीमेंट करें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा अपने शौक से भी करते हैं, शायद उनके पेरेंट्स उतने सक्षम हैं कि 2 वक्त का खाना उनको दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जब जानते हैं कि उनको स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल नहीं जा पाते, तो इन दैट केस ये बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे ही कूड़ा में से जाके कुछ कुछ चीजें चुन के निकाल लेते हैं और उसको बेच के अपना एक तरह से पॉकेट मनी कमा लेते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे ही ये बच्चे थोड़े भी बड़े होते हैं, तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको काम पे लगा देते हैं, और फिर ये अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, फैमिली के लिए कमाना शुरू कर देते हैं। सो दिस स्टोरी, जैसे कि नाम बताएं, साहिब की है। साहिब आलम नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये बेचारा भी एक गरीब घर से आता है, और इसलिए गरीबी में इसको भी मजबूरी में जाके या तो कूड़ा बिनना पड़ता है, और आगे चल के देखेंगे कि और इसको क्या काम करना पड़ेगा। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो एनीस जंग यहाँ पे नरेटर हैं, ये कहानी बता रही हैं। She says that कि she saw साहिब एक छोटा सा बच्चा है जिसको वो देखती हैं, और इसको लगभग डेली वो देखती है। तो एक दिन उसको रोक के पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो, Why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो? साहिब left his home long ago. So साहिब ओरिजिनली यहाँ का नहीं है, उसका घर जो था वो था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहां पे वो रहता था। ओरिजिनली वो बिलोंग करता है बांग्लादेश को, लेकिन वहां पे छोड़ के ये आके यहाँ पे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहना शुरू किए हैं। Set amidst green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. इसका जो घर था वो ग्रीन फील्ड्स के बीच में था। कहाँ पे? ढाका में। ढाका की ग्रीन फील्ड्स के बीच में ये इसका घर था, लेकिन उसकी जो याद है वो भी इट हैज बिकम अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दूर की याद, बहुत हल्की याद उसको रह गई है। शायद उसको ठीक से याद भी नहीं होगा कि वो कहाँ से आया है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी मम्मी से हम लोग अक्सर कहानियां सुनते हैं अपने बचपन की या पुरानी, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से। तो इसकी मम्मी ने भी इसको बताया है कि हम लोग ढाका में रहते थे, और ढाका में क्योंकि बहुत तूफान आते हैं, बांग्लादेश का आपने देखा होगा कहाँ पे है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स से बाढ़ आती थी, और इनकी जो फील्ड्स थे, इनके जो घर थे, वो पूरे के पूरे उस तूफान में और बाढ़ में नष्ट हो गए।
That's why they left looking for gold in big city where he now lives. Now this is another concept. लोगों की ये सोच है कि बड़े शहर में जाएंगे तो हमको अच्छा पैसा वहां पे कमा सकेंगे, तो यही सोच के ये भी अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ आके रहना शुरू किए ताकि यहाँ कुछ ज्यादा कमा सकें और एक अच्छी जिंदगी जी सकें. I have nothing else to do. So now this is the answer to her question. उसने question पूछा था, why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? So in reply to that, he says, I have nothing else to do. मेरे पास और कुछ भी करने के लिए नहीं है. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो किसी को मतलब उसने तुरंत कहा कि तुमको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाओ. बच्चे जो होते हैं उनका प्राइमरी काम क्या होता है? स्कूल जाना. तो उसने नेचुरली कहा कि स्कूल जाओ, लेकिन उसको खुद एहसास हुआ कि उसकी जो एडवाइस थी, उसका ये जो बोलना था वो कितना हॉलो था. हॉलो मीन्स खोखला, जिसके कोई मायने मतलब नहीं थे, क्योंकि बच्चा इतना गरीब है जिसको अच्छे से कपड़ा नहीं है, जिसको जूता चप्पल नहीं है पहनने के लिए, तो वो स्कूल कहाँ से जा सकेगा? तो हर एडवाइस वाज कंप्लीटली हॉलो. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो बच्चा भी है, it's very optimistic, बहुत पॉजिटिव उसका सोच है. बोलता है कि मेरे आसपास, मेरे नेबरहुड मीन्स पड़ोस में, आसपास कहीं कोई स्कूल नहीं है, और जैसे ही एक स्कूल बनेगा तो मैं उसमें जरूर जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. तो उसने मजाक में उससे कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे? Yes, he said, smiling broadly. बच्चा ये सुन के बहुत खुश होता है. Smiling broadly, पूरा स्माइल देते हुए he says कि yes, I will come. तो बच्चा खुश है कि चलो स्कूल खुलेगा, मैं उस स्कूल में पढ़ने जाऊंगी. लेकिन यहाँ पे I ask half joking. जो ऑथर है, she is not serious about it. She is half joking means मजाक करना. तो मजाक में, खेल खेल में ऐसे ही बोल देती है कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे मेरे स्कूल में? तो बोलता है हाँ, मैं जरूर आऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो बच्चा, this shows the innocence of the child. बच्चा इतना innocent है, वो जब इसको देखता है अगली बार तो दौड़ के इसके पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है? Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. So now she feels very bad. She feels embarrassed. Embarrassed means feeling a little ashamed of oneself. कि मैंने इससे एक promise तो किया था, but that was just a joke. वो तो सिर्फ एक मजाक था. She had made a promise which that was not meant. उसका कोई मतलब नहीं था. उसने कुछ कह दिया, लेकिन वो उसको वैसा करने वाली नहीं थी. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. बोले कि जैसा प्रॉमिस मैंने किया, इस तरह के प्रॉमिसेस बहुत ज्यादा लोग करते हैं. और ऐसे ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मीन्स ग्रे वर्ल्ड, दिस बैड वर्ल्ड, जो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के प्रॉमिसेस कर देते हैं, बट दे डोंट मीन टू कीप अप देयर प्रॉमिसेस. After months of knowing him, I asked him his name. कई महीने उसके जानने के बाद में एक दिन ऑथर जो है वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? He says, साहिब आलम. He announces he does not know what it means. If he knew its meaning, he would have a hard time believing it. Now this is very important. उसको अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता था. उसका नाम है साहिब आलम और उसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अगर उसको कोई बोलता कि तुम्हारा नाम जो है उसका मतलब निकलता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो बच्चे को भी इस चीज को ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट. उसको बहुत मुश्किल होता है इस बात को बिलीव करने में कि उसका नाम क्या है और हकीकत में वो क्या है. बेचारा बच्चे को इतना अच्छा नाम था, लेकिन हकीकत में उस बेचारे के पास इतना भी शायद पैसा नहीं था कि वो जाके स्कूल में पढ़ सकता. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys
who appear like morning birds and disappear at noon. So he is unaware. Unaware means अनभिज्ञ है, अब नहीं जानता है कि उसके नाम का क्या मतलब है. और ये एक पूरी आर्मी ऑफ barefooted boys. barefooted मतलब नंगे पैर. जितने भी और बच्चे हैं, आर्मी है. आर्मी मतलब यहाँ ग्रुप. देयर इज अ ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रन. और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसके साथ साथ में घूमते हैं. एंड दे आर ऑल, दे मूव अराउंड टुगेदर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स. मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि या खास के वो जो मुंबई में दिखाते हैं, तो वहां पे कई बर्ड्स एक साथ आती हैं. पिजन्स का ढेर रहता है, आते हैं, दाना चुगते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं. तो वैसे ही ये बच्चे भी थे. सुबह में ढेर सारे बच्चे दिखाई देते थे इधर उधर घूमते हुए, और इन द नून, दोपहर होते होते दे वर ऑल गॉन. Over the months, I have come to recognize each of them, and she has been seeing them for many months. लगातार उसने बहुत सारे बच्चों को देखा है. And so she recognizes them. Recognize करना मतलब पहचानना. वो बच्चों, एक बच्चों को उनमें से पहचानने भी लगी है. Why aren't you wearing chappals? I ask one. तो ऑथर ने एक बच्चे से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. बच्चा बोलता है कि मेरी जो चप्पल है वो ऊपर शेल्फ पे रखी है. कमरे में हम लोग ज्यादातर जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो डेली यूज नहीं करते हैं उसको उठा के शेल्फ पे रख देते हैं. तो वैसे ही ये बच्चा बोलता है कि मेरी चप्पल जो है वो शेल्फ पे रखी हुई है और मम्मी ने उतार के मुझे नहीं दी, इसलिए मैं नंगे पैर हूं. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चे बहुत ईगर होते हैं बोलने के लिए. तो एक दूसरा बच्चा है, वो जल्दी से बोलता है कि अगर इसकी मम्मी ने उतार के इसको दे भी देते तब भी ये उसको नहीं पहनता, ये उसको फेंक चुका होता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और इसी के साथ उसने देखा कि एक और बच्चा बोलता है he is wearing shoes that do not match. तो ये जो बच्चा बोलता है कि मम्मी उतार के भी देती तो ये फेंक देता, उसी बच्चे को देखती है नीचे वो जूता पहना है, लेकिन दोनों जूते जो थे वो उसके अलग अलग थे. एक जूता एक तरह का था, दूसरा दूसरी तरह का था. तो इस पे ऑथर जो है वो कमेंट करती है कि तुम्हारे जूते दो तरह के कैसे हैं. तो he shuffles his feet. Shuffling his feet, पैर को आगे पीछे करके जैसे एक पैर को छुपाने की कोशिश करता है कि वो पता नहीं चले कि दोनों जूते एकदम अलग हैं. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और वहीं पे एक तीसरा बच्चा भी खड़ा था, और वो बच्चा जो है वो देखता है कि एक तो नंगे पैर है लेकिन दूसरा बच्चा जूता पहने हुए है, तो उसको भी मन में होता है और वो लाउडली बोलता है कि I also want shoes, मुझे भी जूते चाहिए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. So the author says कि वो country में मतलब देश में कई जगह घूमी है, और घूमते वक्त उसने देखा कि कई एक ऐसे बच्चों से, कुछ लोगों से भी मिली है जहाँ पे लोग बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते. और जब वो पूछती है कि आपने जूता चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, ऐसी ही परंपरा है कि हम लोग के यहाँ जूते चप्पल नहीं पहने जाते, इसलिए मैं नंगे पैर हूँ. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Now she is wondering, she starts thinking कि क्या ये सही बात है कि एक ट्रेडिशन है चप्पल नहीं पहना, या फिर अपनी गरीबी को छिपाने के लिए ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है. So children, you can unmute your mics. अभी तक जितना पढ़ाई हुई समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. अगर कहीं कोई डाउट होगी तो उसमें आपने एक हैंड रेज करने वाला भी ऑप्शन देखा है.
children have become very smart. आप लोग बहुत smart हैं यहाँ पे. ये आप लोग जैसे ही enter करते हैं, you all wish others. ये सब अच्छा है. और कहीं पे अगर डाउट हो तो वहां पे एक ऑप्शन दिया रहता है हैंड रेज करने का, तो उसको भी अगर आप कीजिएगा तो आई स्टॉप एंड आस्क यू. ठीक है? जहां पे भी डाउट लगे, नहीं समझ में आया, तो यू कैन इमीडिएटली रेज योर हैंड. वो उसमें मोबाइल में जो ऐप है उसमें क्लिक कीजिएगा. I'll understand it and then I'll clarify the doubt. ठीक है? Okay, ma'am. And now, if you are not saying anything, please mute your mics. Very good. Now he remembers a story of a priest in Udupi. तो कुछ एक words हैं जिसको आप लोग को लिख लेना चाहिए. अगर books नहीं है तो, if you have books, then it is good enough. Now this is a story of Udupi. Udupi एक जगह का नाम है और यहाँ का story, once it was told to her, she is telling that story. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो कि उडुपी में रहता है. उसके फादर जो है, he is a priest. Priest का मतलब होता है पुजारी. वो एक मंदिर में पुजारी हैं. और ये जो बच्चा है, ये वो टेम्पल के सामने से होके गुजरता है, अपने स्कूल जाता है. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और ये बच्चा जो है, इसके पास जूते नहीं हैं और ये स्कूल जाते समय वो टेम्पल के पास में रुकता है और रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो उसके बाद 30 साल की बात है, जब ये दोबारा उस जगह पे जाती है, उडुपी में जाती है. And then she visited the town and the temple भी visit करती है. And now this particular temple, it is drowned in an air of desolation. Desolate होना मतलब lonely. कोई उधर नहीं जाता है, लोग पूजा करने नहीं जाते, एकदम सुनसान हो गया. अब उस मंदिर में बहुत लोग नहीं आते हैं. So she goes there and she is sitting there where lived the new priest. अब वहां पे दूसरा priest आ गया, एक नया priest आ गया. There with he has red and white plastic chairs. So the condition has improved a little. अब इसकी जो condition है वो थोड़ी बेहतर है. वहां पे देखती है कि घर है, घर के अंदर चेयर्स रखी हुई हैं, प्लास्टिक की चेयर्स हैं, रेड एंड व्हाइट चेयर्स. और एक छोटा सा बच्चा, यंग बॉय, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. और जब वो थोड़ी देर में देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो सॉक्स भी पहना हुआ है और शूज भी पहने हुए है, और वो स्कूल से आता है और अपना बैग फोल्डिंग पे रखता है. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Now, she recalls, अब उसको पुराना यह बात याद आती है कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाते समय प्रेयर करता था, हे भगवान मुझे जूते दिला दो. तो अब लगता है, अब देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि जूते भी पहना हुआ है, सॉक्स भी पहना हुआ है. तो उसको लगता है कि फाइनली भगवान ने प्रेयर्स सुन ली है. शायद उसकी मांग पूरी ना हुई हो, लेकिन इस बच्चे की तो मांग पूरी हो गई, इसको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिल गया है. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. तो लगता है कि God has granted his prayer, मतलब उसकी प्रेयर्स को सुन के और उसकी कामना को पूरी कर दी है. और अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, ये बच्चे भी शूज पहनते हैं. अब मतलब प्रीस्ट की उतनी बुरी हालत नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जैसे कि एक रैग पिकर है, साहिब आलम साहिब, ये बेचारा आज भी शूलेस है, आज भी इसके पास जूते नहीं हैं पहनने के लिए. कहाँ आप अनम्यूट कीजिए. कहानी सुन के कैसा लग रहा है इस बच्चे की कहानी? अच्छा मैम, गुड वन. गुड वन. लेकिन कहीं ना कहीं
हम लोग को थोड़ा सा मन में थोड़ा तो खराब भी लगता है। कहानी अच्छे से समझ में आ रही है वो ठीक बात है, लेकिन कहीं लगता है अपने आप में कि कुछ बच्चे हैं हमारे समाज में जिनको सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। नहीं दीजिए। हाँ, यस मैम। तो उन लोग के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है हम लोग को, है या ना? या सबको बुरा भी लगता है कि चलो हम लोग को ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि शायद कुछ एक फैसिलिटीज मिली हुई हैं। सब तो नहीं बोलते हैं क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज हैं हमारे पास। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको जरूरत की चीजें भी नहीं मिली हैं, जिनके पास जरूरत की चीजें भी नहीं है। तो ये बच्चा भी उन्हीं में से है। हालांकि ये जो जिस सिचुएशन में रहता है वो उसमें एडजस्ट कर लेता है। साहिब आलम भी जो है, ये बच्चा है, ये भी खुश है अपने जैसे भी स्थिति है, ये उसमें भी खुश है, खुशियां ढूंढ ले रहा है। लेकिन ये बहुत सी बेसिक चीजों से अभी भी इसके पास उपलब्ध नहीं है, अभी भी डिप्राइव्ड है बेसिक चीजों से। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metamorphosely. So she acquaintance means to know. उसकी familiarity जो थी, उससे जान पहचान जो हो गई थी साहिब आलम से, तो शायद इसने कहा कि मुझे अपने घर लेके चलो। तो ये उसके घर जाती है और वहां पे क्या देखती है कि where does he live? He lives in Simapuri. Simapuri, and where is this place? आज भी अगर न्यूज में सुना होगा, इधर रिसेंट न्यूज में ये इस जगह का नाम कई बार लिया गया, सीमापुरी। जब कोविड का जो सिचुएशन हो गई है उसमें इसका नाम कई बार आया भी है न्यूज में भी। तो यस मैम। हाँ, वेरी गुड। तो आप लोग न्यूज सुनते हैं, दिस इज रियली गुड। सो दिस प्लेस ही लिव्स इन सीमापुरी। ये बच्चा जो है वो रहता है सीमापुरी में। और सीमापुरी कहाँ है? इट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी मीन्स बाहरी इलाकों में। उस वक्त ही बाहरी इलाका था, अब तो दिल्ली इतना एक्सपैंड कर गया है कि ये अब उसका ऑलमोस्ट अंदर ही आ गया, इट इज इंक्लूडेड इनसाइड दिल्ली। तो उस वक्त ये पेरिफेरी में था, बाहरी इलाका। जनरली जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया, आप लोग एक पोएम भी पढ़े हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। Yes, ma'am. या मैम। यस मैम। पढ़े हैं ना? सो यू आर फेमिलियर विद द वर्ड स्लम। तो ये जो स्लम एरियाज होते हैं, दे आर जनरली आउटसाइड द टाउन। शहरों के बाहर के एरिया में जाके लोग, जहाँ पे कोई नहीं रह रहा होता, वहां जाके बस जाते हैं। और वो बसते इतना, मतलब कि प्रॉपरली तो उनके घर नहीं होते, प्रॉपर जमीन उन लोग को अलॉट नहीं होती, वहां पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, तो जैसे तैसे लोग अपना घर बना बना के रहने लगते हैं। सो दिस वाज आल्सो एन आउटसाइड एरिया ऑफ दिल्ली। इट वाज जस्ट ऑन द पेरिफेरी, बस दिल्ली के बाहरी इलाके ही में था, लेकिन लगता था जैसे इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। मेटाफॉर, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अगर उसका वैसे एक्चुअली अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि दिस वाज माइल्स अपार्ट, मीलों दूर था दिल्ली से। क्यों इसको मीलों दूर कहा गया? क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो जैसे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रोड्स, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं थी। जो दिल्ली का कंडीशन कोई देखे और इसको देखे तो लगता था कि जमीन आसमान का उसमें अंतर है। इसीलिए दिस प्लेस, दो इट वाज ऑन द पेरिफेरी, बाहरी इलाके ही में था दिल्ली के, लेकिन लगता था जैसे कि उससे मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. 1971 में वॉर हुई थी, that was India favored Bangladesh, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उसमें बांग्लादेश से बहुत लोग भाग के इंडिया आ गए थे। तो उसी में ये लोग भी यहाँ आए थे। Now they are here are squatters,
Squatters, this is a new word which you may have come across. Squatters मतलब होता है कि जिसका परमानेंट घर नहीं हो, जो टेम्पररी कहीं पे जगह खाली है, कोई बिल्डिंग खाली है, उसी में जाके रहना शुरू कर दें, तो वैसे लोगों को स्क्वाटर्स बोलेंगे। तो ये जो लोग थे, इन लोग का परमानेंट कोई घर नहीं था, कोई जमीन अलॉटेड नहीं थी, वहां पे जगह खाली देखी इन्होंने और वहां पे आके बस गए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसे थे और उसमें एक फैमिली है साहिब की। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय जब ये आके बसे, इट वॉज विल्डरनेस मतलब ऐसे ही खाली पड़ी जमीन थी जिसकी कोई भी देखभाल नहीं करता था, झाड़ी और पेड़ रोड सब उगे हुए थे, उसको इन्होंने साफ किया और वहां आके रहने लगे। इट स्टिल इज, और अभी भी उसको बोल सकते हैं कि इट इज विल्डरनेस, अभी भी वो कोई भी प्रॉपरली उसमें घर नहीं बने हुए हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई भी ढंग का घर नहीं है, तो इट इज स्टिल लाइक ए वाइल्ड एरिया, मतलब लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई हो। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी इट लुक्स लाइक अ वाइल्डर एरिया जिसको कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में नहीं बसा हुआ है, लेकिन ये अब एम्प्टी नहीं है, इस पे झाड़ झंकड़ और अननेसेसरी पौधे वगैरह नहीं है। नाउ देयर आर पीपल लिविंग ओवर हियर in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. So Simapuri mein now there are how many rag pickers are living there? कितने rag pickers रहते हैं सीमापुरी में? अनम्यूट करके बोलिए, आप लोग सुन रहे हैं ना? There are how many rag pickers? कितने rag pickers रह रहे हैं? I'll repeat the sentence. There are 20,000। 10,000 है ना, 10,000 rag pickers वहां Yes, पे ma'am. रहते हैं। Now इनके घर कैसे हैं? Those are mud structures, मड के बने हुए हैं, मट्टी के बने हुए घर हैं, जिसके ऊपर छत जो है वो या तो टारपोलिन की है या फिर टीने की, वो टिन की शीट्स आती हैं, वो शीट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मींस देयर इज लैक ऑफ, वहां पे कोई भी सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियां नहीं बनी हुई हैं, और रनिंग वाटर, वहां पे पानी की भी फैसिलिटी नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity, और ये पिछले 30 साल से वहां पे रह रहे हैं और इनकी कोई पहचान नहीं है। Without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इनको परमिट्स नहीं मिले हुए हैं, कोई परमिशंस के साथ वहां नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक चीज है इनके पास, वो है राशन कार्ड। सभी लोगों के पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड है तो ये वोटर्स भी हैं, वोटर्स जो कि वोट देते हैं। एंड दे ऑल्सो, वो राशन कार्ड है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सस्ते में अनाज भी मिल जाता है। ग्रेन्स है, ग्रेन्स मीन्स अनाज, तो सस्ते में अनाज मिल जाता है। राशन की दुकान आप लोग सुने होंगे, सभी लोग जानते हैं राशन की दुकान? यस मैम। हाँ, तो राशन की दुकान में सरकार की तरफ से वो थोड़ा सस्ते दरों पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स में सामान मिलता है, तो इन लोग के पास राशन कार्ड है जिससे कि ये सस्ते दाम में अनाज को खरीद सकते हैं। Food is more important for survival than an identity. जो हम बोलते हैं कि इंसान के लिए बेसिक चीजें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स या बेसिक जो सबसे जरूरी चीजें हैं, और सबसे जरूरी चीज में क्या आता है? सबसे पहले खाना, है ना? सबसे पहले क्या होता है? खाना। उसके बाद से आता है, बताइए उसके बाद क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज?
कपड़ा। कपड़ा, वेरी गुड। सो फर्स्ट होता है खाना, सेकंड होता है कपड़ा, थर्ड घर। घर, घर। वेरी गुड। तो थर्ड होता है घर। तो इन लोग को क्या है, इन लोग फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। इन लोग को ये परवाह नहीं है कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं है, इनको कोई इनके पास नहीं आता है, कोई इनको फैसिलिटीज नहीं देता है, वो सब की इनको कोई परवाह नहीं। क्योंकि सबसे पहले सबसे जरूरी क्या चीज थी, फूड, खाना, भरपेट खाना मिलना। और ये दिस वाज मच मोर देन ट्राइंग टू गेट एन आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना, पहचान दिखाना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी था खाना। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो बोलते हैं कि at the end of the day, अगर रात में, दिन के अंत में, मतलब रात में अगर हमको भरपेट खाना मिल जाए, अगर हम बिस्तर पे सोने जाएं विदाउट एकिंग स्टमक, एकिंग दिस वर्ड इज कॉमन, आप लोग बहुत यूज करते हैं, हेड एक, स्टमक एक। तो विदाउट एकिंग मतलब बगैर दर्द के, कहाँ पे दर्द, स्टमक, एकिंग स्टमक, जब हमको खाना नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय तक अगर खाना नहीं मिलता है तो द स्टमक स्टार्ट्स एकिंग, पेट में दर्द होने लगता है, भूख से छटपटाने लगता है। तो ये बोलते हैं कि अगर हम रात में बिना पेट में दर्द हुए, मतलब अगर रात में हमको भरपेट खाना मिल जाए और हम चैन से सो सकें, देन हम लोग के लिए यहाँ रहना कहीं अच्छा है, बजाय हम ढाका जाके रहें, जहाँ पे हमको वो इतने फील्ड्स हैं, बहुत खेत हैं, लेकिन वैसे खेतों का क्या फायदा जो हमको भरपेट खाना भी नहीं दे सके, उतना भी अन्न नहीं दे सके जिससे हमारा पेट भर सके। सो हैविंग एन आइडेंटिटी कि हम बांग्लादेशी हैं या हम वहाँ के ये सिटीजन्स हैं, वो सब से इनको कोई मतलब नहीं है। मेन बेसिक चीज अगर इनको मिल जाती है भरपेट खाना, तो ये यहाँ पे इसी कंडीशन में रहने में भी बहुत खुश हैं। So this was said by a group of women in their tattered sarees. So ये बात कौन बोलता है, a group of women, एक औरतों का समूह जो वहां पे इकट्ठा हुआ है, वो बताती हैं कि अगर हमको भरपेट खाना मिल जाता है, that is much better. They were wearing tattered sarees. Tattered means फटी हुई साड़ीज पहनी हुई हैं। And When I asked them, क्योंकि ये जो ऑथर है इसने पूछा था कि आप अपना देश, अपने इतने अच्छे हरी हरी फील्ड्स को छोड़ के यहाँ आके क्यों रह रहे हैं। सो दिस वाज द रिप्लाई कि फील्ड्स अच्छी हैं, हरी भरी हैं, लेकिन वो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे हमको भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. So it was not necessary, जैसे हम लोग एक जगह से अटैच होकर रह जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, हम यहीं के निवासी हैं। दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। उन लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, खाना। जहां पे भी खाना मिल जाता था वहीं पे ये जाके अपना टेंट लगा के रहने लगते थे। ट्रांजिट होम्स विच आर नॉट परमानेंट, परमानेंट घर कहीं पे रहता नहीं था। जहां खाना मिलता था, जहां कुछ काम करने को मिल जाता था, 2 पैसा कमाने को मिल जाता था, वहीं पे ये अपना टेंट बना के रहने लगते थे। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जाके रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सो म्यूट कर दूं। सो चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रो अप इन देम, बच्चे भी वैसी ही जगहों पे पल के बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के क्रम में, जिंदा रहने के लिए दे बिकम पार्टनर्स, वो पार्टनर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदा रहने के लिए हमको खाना चाहिए, और ऐसे केस में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत ही कम उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं, ताकि पूरे घर को, पूरे परिवार को भरपेट खाना मिल सके। सो दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। And survival in Simapuri means rag picking.
तो दे बिकम पार्टनर्स, वो भी घर के लिए कमाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे कमाई का एक ही साधन था, एंड दैट वाज रैग पिकिंग। रैग पिकिंग वही कचरे में से कुछ कुछ चीजें चुन के निकालना और फिर जाके उसको बेच देना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और अभी थ्रू द इयर्स मतलब धीरे धीरे कई एक सालों में दिस हैज बिकम अ फाइन आर्ट। जैसे फाइन आर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल्पचर बनाना, पेंटिंग बनाना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फाइन आर्ट। यहाँ पे कूड़ा बिनना भी एक फाइन आर्ट हो गया है, उसी के कंपैरिजन में आ गया है। मतलब किस तरह का चीज हमें कहाँ मिलेगी और किस चीज से हमको कितना ज्यादा पैसा मिल सकता है, हम वैसी चीजें चुन के ले जाके बेचें। तो ये भी एक कला हो गई है अब थ्रू द इयर्स, मतलब इन कई एक सालों में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गोल्ड वैल्यूएबल होता है, मतलब उसके काफी मूल्य होता है उसका। एंड फॉर दीज पीपल गार्बेज जो है, जो कूड़ा जो है, वो भी गोल्ड के समान है। गोल्ड के समान क्योंकि इनको तो उसी से पैसा मिलता है, उसी से इनकी जीविका चलती है। सो दैट इज as valuable as gold. It is their daily bread. So ये उनकी डेली ब्रेड भी है, डेली ब्रेड जिससे कि वो अपना रोज का खाना उनको मिलता है। A roof over their heads, और यही गार्बेज बेच के वो अपने छत भी बनाते हैं। जो छत जिसकी भी हो, टिन की हो, टारपुलिन की हो, वो छत भी उनको उसी गार्बेज बेच के ही मिलती है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जो रूफ है, जो छत है, वो बेशक लीकिंग ही क्यों ना हो, बेशक लीक कर रही हो, बरसात के दिन में उसमें से भले ही पानी चूता हो, लेकिन कहने के लिए कम से कम एक घर है, एक छत उनको मिली हुई है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। तो ये गार्बेज जो है वो बड़ों के लिए गोल्ड है, सोने के समान है। एंड फॉर दिस चिल्ड्रन दिस इज मच मोर, उससे भी कहीं ज्यादा है। कैसे ज्यादा है देखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, से साहेब हिज आईज लाइटिंग अप। तो बच्चा जो है ये बोलता है कि कभी कभी जब वो ढूंढने लगता है तो ही फाइंड्स अ रूपी, होता है गलती से गिर गया कोई भी वजह से, और एंड समटाइम्स ही फाइंड इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी उसको मिल जाता है। और ये बात जब वो बोल रहा है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। ही इज वेरी हैप्पी। उसको ये नहीं लग रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं, वो उसमें उसको कुछ भी खराब नहीं लगता। वो बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं, और इस बात को वो बहुत खुश होके बोलता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. तो according to the author, कि जब आपको जो हीप है, वहां पे हीप ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का जो ढेर है, उसमें अगर 1 रुपया मिल गया, 10 रुपया मिल गया, तो क्या होती है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जाती हैं, और उसकी वजह से उसको और ज्यादा हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वही बच्चे के साथ भी वही है, कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी उसको 10 रुपया मिल जाता है, तो वो सोचता है हो सकता है इस बार हमको उससे भी ज्यादा मिले, और उसके नतीजा क्या होता है कि वो और उसमें कूड़े में ढूंढना शुरू कर देता है। It seems that for children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. तो बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? For children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए it is wrapped in wonder. Wrapped in wonder मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि आज ये मिला, कल पता नहीं क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, है ना। सो एवरी डे लगता है कि some surprise is there for them. लेकिन ये गार्बेज जो है एल्डर्स के लिए क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उन लोग के लिए कोई भी चीज सरप्राइजिंग नहीं है, अमेजिंग नहीं है, उनको कुछ बहुत हैरत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इसको बिनेंगे नहीं और इसको जाके बेचेंगे नहीं तो शायद हमको भरपेट खाना भी नहीं मिल सकेगा। सो इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल।
One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो एक सुबह में winter morning में देखती है कि this Sahib is watching two people who are playing tennis. और जब टेनिस खेलते हैं ज्यादातर लोगों को देखिएगा, they are dressed in white clothes. I like the game, he hums, content to watch standing behind the fence. तो वहां पे जाके उससे बात करने लगती है, तो बच्चा बताता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे की ये इच्छा नहीं है कि मैं भी जाके खेलूं, क्योंकि बच्चे ये जानता है कि ये उसकी पहुंच के बाहर है। सो ही इज कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट है, वो खुश है, यही कि उसको इतना कम से कम मौका मिल रहा है कि वो किसी को खेलते हुए देख सक रहा है। I go inside when no one is around. So he admits the gatekeeper lets me use the swing. तो ये बोलता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तो मैं भी कभी कभी अंदर चला जाता हूँ, जो गेटकीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है और मैं अंदर जाके क्या करता हूँ, यूज द स्विंग। स्विंग मतलब झूला, मतलब मैं अंदर चला जाता हूँ, अंदर जाके कभी कभी झूला झूल लेता हूँ। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. तो ये बच्चा साहिब जो है, इसको भी शायद किसी से मिल गए होंगे। He is putting on tennis shoes, और उसका जो शर्ट है और जो शॉर्ट्स पहना, हाफ पैंट पहना हुआ है, उससे इसका कलर जो है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट है। वो कलर उसका शर्ट का, उसका शॉर्ट्स का कलर डिस्कलर्ड है और शूज में भी दे आर वाइट, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. तो जब ऑथर उसको बहुत ध्यान से देखती है तो लगता है कि वो देख रही है, तो वो जवाब देता है कि किसी ने मुझे दे दिए हैं। The fact that they too are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because there is a hole in it in one of them does not bother him. यहाँ पे देखिए बच्चा जो है वो बहुत खुश है कि उसको जूते मिले हुए हैं, और वो जूते किसी रईस बच्चे ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको डिसअप्रूव कर दिया कि अब हम इसको नहीं पहनेंगे, उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन ये बच्चा उसको लेके बहुत खुश है और इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस जूते में आगे एक छेद भी है। जनरली क्या होता है, अंगूठे के पास में जूता फट जाता है, उसमें छेद हो जाता है, तो उस जूते में छेद है, इसलिए उस अमीर बच्चे ने तो उसको हटा दिया, लेकिन ये बच्चा वैसा जूता भी पाके बहुत खुश है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. एक ऐसा बच्चा जो हमेशा barefoot रहा, नंगे पैर रहा हो, उसको एक ऐसा जूता मिल जाना, दिस इज जस्ट लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, जैसे उसका सपना जो है वो साकार हो गया हो, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे इतने अच्छे टेनिस शूज मिल सकते हैं। उसको तो एक चप्पल भी नसीब नहीं थी, तो आज जब उसको जूता मिल गया तो उसको तो लग रहा है कि जैसे उसका सपना ही साकार हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, और जो गेम वो इतना ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच के बाहर है, तो इसलिए वो उसको उसकी उम्मीद भी नहीं करता, उसके सपने भी वो नहीं देखता, वो संतुष्ट है जहाँ है, बस बीच बीच में उसको मौका मिल जाता है अंदर जाने का, झूला झूलने का, और वो उसी से खुश है। He is content with that, he is satisfied with that. So we'll stop over here, unmute your mics, or if anyone has doubt you can ask. किसी को कहीं पे अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, what is the name of this child? मैम बच्चे का क्या नाम है? साहिब आलम। Very good, बच्चे का नाम है साहिब आलम। Now what is the meaning of साहिब आलम? Lords of Universe। Very good, it means Lord of Universe. Now what does साहिब आलम do? What does he do? साहिब आलम picks rags, या he is a rag picker, है ना? Now what does he sometimes find in the garbage?
What does he sometimes find in the garbage? गार्बेज में उसको कभी कभी क्या मिलता है? Wine. A rupee or Coins, not to any others useful object in garbage dump. yes, that is equivalent to a silver coin. A rupee or at times a 10 rupee note. कभी कभी उसको 10 rupee note भी मिल जाता है, and that is just like a silver coin for him. Now what is Sahib content of? What makes Sahib happy to have? ऐसी क्या चीज उसको मिली है जिससे कि वो he is happy, he is content, he is satisfied? Tennis shoes. Very good. He gets the tennis shoes and he is happy with that. He is content, he is satisfied, या he is happy. तीनों में से कोई भी word दे सकते हैं. He is content. उसको अच्छा लग रहा है कि चलो जूते तो मिले, भले ही उसमें छेद हो या जो भी हो. Where does he live? Where does Sahib Alam live? Simapuri. Very good. इट्स आंसर करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप लोग जैसे कल भी हम लोग बोल रहे थे कि सेंटेंस फॉर्म में बोलिए. वेयर डज ही लिव? ही लिव्स इन Simapuri, a place on the periphery of Delhi. Very good. So he lives in Simapuri in the periphery of A Delhi. place, Delhi. Yes, very good. How many rag pickers live in Simapuri? 10,000. Very good. Around 10,000 rag pickers live in Simapuri. From Simapuri. where have they come? From where have they come? From Dhaka. Very good. They have come from Dhaka, Dhaka, Bangladesh. Bangladesh. Very good. So ये जो रैग पिकर्स हैं ये पहले बिलोंग करते थे बांग्लादेश को, ढाका में रहते थे, बट नाउ दे हैव कम हियर. Why did they leave their green fields? अपनी ग्रीन फील्ड्स छोड़ के यहाँ क्यों आए? बाढ़ है तो. Storm जो होते थे वहां पर and ज्यादा वहां पर नुकसान रहता था, मतलब उन्हें मतलब अच्छे से रह नहीं पाते थे वहां पर उनके. They did not get sufficient food also, है ना? भरपेट खाना खाने को नहीं मिलता था because of the storms and floods. Their fields were flooded. They did not get grains, and so they were forced to move to Delhi. मजबूरी में ये आके दिल्ली के पेरिफेरी में रहने लगे. Now garbage to them is gold. इस सेंटेंस को आप लोग नोट कर लीजिए. And I would like you all to write at least 2-3 sentences इसको explain करने में. Garbage to them is gold. ऐसा क्यों कहा गया है कि garbage जो है वो gold है? So make a note of it. इस sentence को note कर लीजिए और next day हम पूछेंगे कि why is it said that garbage to them is gold? Garbage gold क्यों है? इसके बारे में सोचिएगा and think about the life of साहिब. थोड़ा सा उसकी लाइफ के बारे में भी सोचिएगा और इसका भी थोड़ा सोचिएगा कि उसके बारे में पढ़ के आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं. हाउ डू यू फील? आपकी फीलिंग्स क्या हैं एक कहानी को इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद में? हाउ डू यू फील अबाउट साहिब? So this we will discuss in the next class. Ma'am, I have to ask a question the last lesson. Yes, you can ask. French things will they makes them sing in German way even the pigeons. What could the means? This could be more than one answer. That's long question type answer, ma'am. So Kindly repeat the question. French things will they make them sing in German even the pigeons. Yeah. What could this mean?
There could be more than one answer. Oh, yes. There could be more than one answer. That is, I think, a question given in the book. There could be more Yeah, than one answer. Now, this particular question, such questions are called open-ended questions. ठीक है? that's ऐसे ma'am. questions क्योंकि ये this will be your feelings. आप क्या सोचते हैं? तो इसमें कोई भी आंसर Yes ये ma'am. नहीं है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, तो इसका एक ही आंसर होगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, लेकिन अगर Yes हम ma'am, तो ये मैंने बोलते लिखा है. हैं कि विल दे मेक देम आल्सो सिंग इन जर्मन, मतलब विल दे मेक द पिजन्स को भी क्या ये जर्मन में ही बोलेंगे गाने के लिए या बोलने के लिए? सो इसके तो कई आंसर्स हो सकते हैं ना. इस Yes दिस ma'am. विल रिफ्लेक्ट योर फीलिंग्स. इसमें आप क्या Yes ma'am, सोचते मैंने हैं? लिखा है. हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये हर एक का आंसर अलग होगा. मैं लिखा हूँ दिस मैम विल कि वैरी लैंग्वेज. इंडिविजुअली, पर्सन टू पर्सन ही वैरी करेगा. मेरा सोच जो Yes है, और इसमें ये हम नहीं बोल सकते कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है और हम जो सोच रहे हैं वो गलत है या आप गलत हैं. इसमें ये कभी ऐसा नहीं होता. ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, दे आर मेंट फॉर यू टू रिफ्लेक्ट, कि मतलब आप उसके बारे में सोचिए और सोच के आप उसको, आपको कैसा लगता है ये बताना है. जैसे आज भी अभी हम लोग डिस्कस किए साहिब के बारे में, और लास्ट में मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको इतनी दूर तक साहिब की कहानी पढ़ने के बाद में आपकी फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमने पूछा, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट डे ही डिस्कस करेंगे. इसमें भी फीलिंग्स वैरी कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक की फीलिंग अलग हो सकती है. So we will discuss the feelings, and if you want this question, I can give you a written answer, या फिर discuss भी कर सकते हैं. That day itself we had discussed. मैम मैंने लिखा है. आपने मैंने लिखा लिखा है है. आंसर? Yes ma'am. Okay, then you can send the answer to me. I'll check it Yes for ma'am. you, or you can read it out. That will be much better. आप अगर पढ़ सकते हैं तो अभी Yes पढ़ ma'am. के सुनाइए, सबके लिए अच्छा होगा, सभी सुनेंगे. Yes ma'am. Very good. Language in inherent to culture and identity. Identity, the authorized of human being is restricted only to false bondage that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some spiritual laws of the willful people. So, by talking the reference of making the pigeons listen German, the other author is pointing to this very consistent. वेरी गुड. आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट. कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने नियम कानून हैं, दे आर मेंट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. यू कैन नॉट मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एनिमल्स, फॉर नेचर. नेचर हैज इट्स ओन रूल, उसके अपने नियम कानून है, वो उसी तरह से चलते हैं. सो द आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट. सो whatever may be your opinion, that opinion will be correct. In open ended questions, this is important, because we are asking for the feelings and what is the reflection of the listener or the reader. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? That is what is demanded. That is what is asked. So these are open ended questions, and you can give any answer. There can be multiple answers in this regard. Okay, and the answer which you Yes, said, that is also correct, 10% correct. Very good. And I'm happy to see that students are taking interest and writing even such answers. This is really great. Very good. Thank you. And keep it up. And if you write such answers, this will help you in creative writing. जो आप लोग का क्रिएटिव राइटिंग होता है, राइटिंग सेक्शन में होता है ना, जो एसेज लिखना पड़ते हैं, नोटिस लिखना पड़ता है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. इसीलिए हम बोल रहे थे कि लेसन को भी बार बार रीड कीजिए. दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर इंग्लिश. और अगर इंग्लिश अच्छे से आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आ गया, देन यू विल बी एबल टू राइट योर ओन आइडियाज ऑल्सो. वो क्रिएटिव राइटिंग में अपने आइडियाज आप दे सकते हैं. सो इट्स वेरी गुड. यू डोंट हैव टू लर्न मग अप. सिर्फ अपना इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप कीजिए. कीप ऑन रीडिंग एंड कीप ऑन स्पीकिंग. जो भी अगर 2-4 दोस्त हैं, जब आप लोग मिलते हैं, अब तो स्कूल्स भी खुल जाएंगे, इंग्लिश पीरियड में कम से कम एक नियम बना लीजिए कि हम जो बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे. आपस में भी बात करें तो हम मैक्सिमम
ठीक है, हम 100% नहीं बोलेंगे, मे बी 100% करेक्ट नहीं होगा, गलत ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे. सो इफ यू कन्वर्स इन इंग्लिश तो आपकी लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलप कर जाएगी. So with Yes, that ma'am, we sure. end the session today, and we'll continue Yeah. with this on the next day. Okay. Thank you, Okay, thank you, students. ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.